हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमने कवर किया था ईएसआईसी, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन रेट्स देखे, कंट्रीब्यूशन पीरियड देखा, कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या वेजेज लिमिट होती है और क्या कुछ सिनेरियोज होती है। आज मैं पार्ट कवर करूंगा बेनिफिट्स क्या होते हैं ईएसआईसी के, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईएसआईसी। क्या क्या काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो ईएसआईसी में कवर होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ईएसआईसी क्या होता है, क्या क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस किस टाइप के बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, कहाँ पे वो ये चीज़ यूज़ होती है, ये पता नहीं होता। तो आज मैं उन सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप सभी को पता हो कि अगर हम ईएसआईसी के अंदर कवर है तो हम क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं कि हम ईएसआईसी में जाके क्या क्या कुछ हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप सभी को काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में और काफ़ी नॉलेज गेन होने वाली है कि हम ईएसआईसी से क्या क्या बेनिफिट्स लेने वाले हैं। ओके, सो पहला बेनिफिट जो है वो मेडिकल टर्म में है कि मेडिकल बेनिफिट ईएसआईसी का मेडिकल बेनिफिट, पहला मेडिकल है ईएसआईसी का मेडिकल बेनिफिट। ईएसआईसी अपने वर्कर्स को जो ईएसआईसी में कवर्ड है उन सभी को मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। मेडिकल बेनिफिट, फुल मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाती है किसी भी टर्म में, इंश्योर्ड पर्सन को भी और फैमिली को भी। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर कोई वर्कर है या फिर एम्प्लॉय बोल लो, उसकी वेजेज जो वेजेज है वो लेस देन है 21,000। ओके, लेस देन इक्वल टू 21,000 है। तो वो मैंने कल लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि वो ईएसआईसी में होता है कवर्ड, जिसको हम बोल देते हैं आईपी। ओके, आईपी मतलब इंश्योर्ड पर्सन। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन को ही नहीं मिलता, बल्कि इंश्योर्ड पर्सन की जो फैमिली होती है उनको भी ये बेनिफिट में मिलता है। लेकिन उस केस में इंश्योर्ड पर्सन को अपनी फैमिली ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर करवानी पड़ती है अपनी इंश्योर्ड पर्सन की आईडी से। ओके, इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली में कौन कौन हो सकता है इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली में? फादर, मदर, ठीक है, फादर हो गया, मदर हो गया, वाइफ हो गई, या फिर स्पाउस बोल सकते हो। किसी का अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, मेल है तो वाइफ। उसके चिल्ड्रंस हो गए। ओके, चिल्ड्रन हो गए, ये सभी कवर्ड होते हैं ईएसआईसी में। ओके, अच्छा, दूसरे सिबलिंग्स ले लेते हैं हम, ब्रदर सिस्टर, वो उस केस में कवर होते हैं जब उनका जो है वो 18 से अंडर हो, तो वो कवर होते हैं। किसी के भाई बहन है जो 18 साल से कम उम्र के और वो डिपेंडेंट है इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर, तो वो उसमें कवर होते हैं। तो पहले इंश्योर्ड पर्सन को अपनी फैमिली जो है ऐड करवानी पड़ती है, उसके ब्याह पे फिर उनके भी बेनिफिट जो है स्टार्ट होते हैं। तो इस केस में जो ईएसआईसी है वो मेडिकल बेनिफिट ना सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन को बल्कि उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल बेनिफिट पूरा। ओके, इसकी कोई सीलिंग, कोई लिमिट नहीं होती। पूरा एक्सपेंडिचर, मेडिकल बेनिफिट का पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो ईएसआईसी बियर करती है। ओके, अच्छा, परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में भी पर्सन को या फिर रिटायर्ड हो चुके जो वर्कमैन है उनको भी ईएसआईसी में फुल ऑफ केयर मिलती है मेडिकल की। लेकिन परमानेंट और रिटायर्ड केस में एक कंडीशन ये है कि उसको पर एनम यानी कि पर ईयर 120 रुपीज़ का एक टोकन कटता है ईएसआईसी में, वो जमा करवाना पड़ता है। देन उसके बाद ये जो मेडिकल जो फैसिलिटी है ये कंटिन्यू होती है। ओके, सो मेडिकल बेनिफिट पहला हो गया हमारा मेडिकल बेनिफिट्स की पूरा मेडिकल केयर जो है ईएसआईसी की तरफ से ये वर्कमैन को मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है? नेक्स्ट बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस से आप समझते हो, अगर कोई बीमारी हो रखी है, ठीक है, उस केस में किस टाइप का बेनिफिट ये जो है ईएसआईसी प्रोवाइड करवाती है। देखो, मेडिकल बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट वैसे तो सेम है भाई, सिकनेस हो गया वो मेडिकल में आएगा, लेकिन मेडिकल केस में उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट मिलेगा मेडिकल केस में। सिकनेस के केस में क्या मिलेगा? अब बंदा, अगर कोई वर्कर है वो सिक है, वो बीमार है, तो क्या वो
काम कर पाएगा? क्या वो वर्क को कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो क्या कंपनी उसको पैसा देगी? नहीं, कंपनी कोई पैसा नहीं देगी। कंपनी कोई की लायबिलिटी नहीं होती कि वर्कर अगर बीमार है तो उसको मेडिकल लीव जो एज पर लॉ है वो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होती है। एमएल जो मेडिकल लीव बोलते हैं, उस केस में कुछ टाइम पीरियड का वो वेजेस प्रोवाइड करवाती है, वो अलग है। लेकिन अगर कोई वर्कर काफी दिन से बीमार है और रेस्ट पे चल रहा है तो उस केस में कंपनी उसको कोई बेनिफिट नहीं करवाती। ठीक है, तो फिर अब इस केस में जो वर्कर है वो अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कैसे करे, क्योंकि वो कमाई तो कर नहीं रहा, ऊपर से बीमार है, तो वो घर का खर्चा कैसे चलाए, अपने एक फैमिली को कैसे पाले। उस केस में ईएसआईसी उसको सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। उस केस में अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो बीमार है तो वो जाए ईएसआईसी में अपना इलाज करवाए, और उस दौरान जो ईएसआईसी की जो मेडिकल टीम है, जो वहाँ का मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो मेडिकल ऑफिसर है, वो सर्टिफाइड रूप से एक सर्टिफिकेट बना के देगा जिसमें वो उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाएगा। कितने दिन का रेस्ट है वो खुद लिख के देगा। उस रेस्ट पीरियड के दौरान जो ईएसआईसी है वो एम्प्लॉय को वेजेस प्रोवाइड करवाती है। ओके, वेजेस कितना प्रोवाइड करती है? जो उसका डेली जो एवरेज वेज है, जो कंपनी में वो वेज कमा रहा है, तो उसका 70% वेज जो है वो ईएसआईसी उस दौरान, उस रेस्ट पीरियड के दौरान उसको देती है ताकि वो अपना डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सके। 70%। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है 100 रुपए अगर वो कमाता है और सिकनेस के केस में वो अगर ईएसआईसी में जाता है, ईएसआईसी इलाज कराता है, वहां पे रेस्ट मिलता है, तो उसको 70% वेज मतलब 70 रुपए पर मंथ वो ईएसआईसी देगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई 100 रुपए कमाएगा। जो मेरा मतलब ये कि जो एम्प्लॉय की वेजेस है, वेज का 70%, ओके, वो ईएसआईसी जो देती है। मैक्स टू मैक्स कितने दिन की सिकनेस अलाउड होती है? 91 डेज की होती है। 91 दिन तक आप बीमार चल रहे हो तो 91 दिन तक वो पैसा प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन उससे उसको पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेस्ट पीरियड मिला होना चाहिए एक सर्टिफाइड सर्जन से। ओके, ईएसआईसी सर्टिफाइड सर्जन से। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस सिकनेस बेनिफिट लेने का दूसरा केस क्या है कि दूसरा केस क्या कहता है कि क्वालिफाई होना चाहिए सिकनेस बेनिफिट के लिए। अब क्वालिफिकेशन क्या है सिकनेस बेनिफिट की? क्वालिफिकेशन ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को पहले किसी कंपनी के अंडर ईएसआईसी में कवर होना चाहिए। कितना दिन? 178 दिन तक। ओके, मान लो अगर कोई एम्प्लॉय आज किसी कंपनी में काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और आज वो ईएसआईसी में रजिस्टर होता है, तो आज से अगले 78 डेज तक वो कंटिन्यू काम करेगा। देन उसके बाद ही ये जो बेनिफिट है ये अनलॉक होगा, यानी कि 6 मंथ तक वो कंट्रीब्यूशन देगा। देन उसके बाद यानी कि 6 महीने के बाद ये जो सिकनेस बेनिफिट है वो ले सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीने नहीं हुए हैं और अगर वो सिक पड़ता है, वो बीमार होता है और उसके इसमें ईएसआईसी में जाता है, तो उसको वो ये बेनिफिट, उसका इलाज हो जाएगा, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जो वेजेस है, जो वेज है वो नहीं मिलेगा। ईएसआईसी उसको ये कंपनसेशन, जो कैश कंपनसेशन है वो नहीं प्रोवाइड करवाएगी। ओके, इलाज करवा देगी, इलाज करेगी, क्योंकि इलाज जो आएगा वो किस में आएगा? वो मेडिकल बेनिफिट में आएगा। इलाज हो जाएगा, इलाज फर्स्ट डे से कवर है, ठीक है, इलाज हो जाएगा। लेकिन सिकनेस बेनिफिट के जो कैश मिलता है डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर है? चलो थर्ड बेनिफिट देख लेते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट किस केस में होता है? वुमेन एम्प्लॉय, वुमेन वर्कमैन या फिर किसी इंश्योर्ड पर्सन की वाइफ जिसने अपने उसमें ऐड करवा रखा है, वो अगर मैटरनिटी बेनिफिट पे जाने वाली है, वो माँ बनने वाली है, उस केस में प्रेगनेंसी के दौरान उसको मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब मेडिकल बेनिफिट में क्या चीज प्रोवाइड करवाती है? मेडिकल बेनिफिट में 26 दिन तक का रेस्ट दिया जाता है। 26 दिन का रेस्ट दिया जाता है, 26 वीक्स टोटल अगर डेज माने तो 182 डेज तक का जो रेस्ट है वो मिलता है प्रेगनेंसी से 6 वीक पहले और प्रेगनेंसी के 6 वीक बाद तक। ओके, अच्छा, रेस्ट तो दे रखा है, रेस्ट दे दिया, लेकिन रेस्ट के साथ साथ रेस्ट ईएसआईसी में जाके, जैसे कि मैंने बोला ईएसआईसी में जाना पड़ेगा, उसको रेस्ट लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर लिख के दे कि हाँ आज से इसकी मैटरनिटी बेनिफिट स्टार्ट हो रही है, मैटरनिटी जो लीव है वो स्टार्ट हो रही है, और 182 डेज तक ये वुमेन जो है ये रेस्ट पे रहने वाली है। इस रेस्ट पीरियड में
182 डेज के रेस्ट पीरियड में जो ईएसआईसी है उस वुमेन को वेजेस प्रोवाइड करवाती है, फुल वेजेस 100%। जो वो वुमेन वर्किंग के दौरान वो कमा रही थी वो उतना का उतना पैसा वो वुमेन को प्रोवाइड करवाती है ईएसआईसी, ताकि वो अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। ठीक है, केस नंबर 1। लेकिन एलिजिबिलिटी यहाँ पे आती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है वुमेन की, कि कब वुमेन जो है मैटरनिटी का बेनिफिट जो है ईएसआईसी ले सकती है। उस केस में क्या है कि उस वुमेन एम्प्लॉय को 70 डेज तक किसी कंपनी के अंडर ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर होकर 70 डेज तक किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, यानी कि 70 डेज तक का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी में जमा होना चाहिए। उसके बाद ये बेनिफिट स्टार्ट होगा। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट। अच्छा, क्या ये 182 डेज का ही मिलता है रेस्ट? नहीं। अगर किसी केस में अगर प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी के बाद भी अगर जो मेडिकल सर्जन है उसको ये लगता है कि इस जो वुमेन है उसको अभी रेस्ट की और आवश्यकता है, तो वो अपने बिहाफ पे 1 मंथ का एक्सटेंशन दे सकता है रेस्ट में। ओके, और उसका भी पैसा पूरा मिलेगा। ठीक है, ये मेडिकल बेनिफिट हो गया। पूरा मेडिकल जो मैटरनिटी बेनिफिट है उस केस में क्या करवाएगी, जो वेजेस है वो प्रोवाइड करवाएगी, और साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है, डिलीवरी का खर्चा वगैरह वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, ईएसआईसी के थ्रू चलेगा। लेकिन बाकायदा शर्त ये है कि आपको ईएसआईसी के अंडर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, 70 डेज तक काम करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैटरनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। और ईएसआईसी में जाके, ऐसे नहीं है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने मैटरनिटी का जो डिलीवरी वो करवा रहे हो और उसके बाद आप क्लेम कर रहे हो, नहीं। ओके, 4th हम जो बेनिफिट है उस पर आते हैं, डिसेबलमेंट के बेनिफिट। अब काफ़ी जो है जो वर्कमैन है जो काम करते हैं हजार्डस प्रोसेस के ऊपर है, उस केस में उनको कुछ इंजरी होती है। कुछ इंजरी हमारी टेम्परेरी होती है कि कुछ लग गया, वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी, उसके बाद थोड़े दिन बाद रिकवरी हो जाएगी। कुछ होती है परमानेंट की, जिसकी हाथ कट गया, पैर कट गया, या फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ये होती है परमानेंट डिसेबलमेंट। उस केस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? साथ में डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई, उस केस में अब वो बंदा काम तो कर नहीं सकता, उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है लो हो जाएगी। तो उस बंदे के ऊपर, उस वर्कर के ऊपर जो उसके डिपेंडेंट्स है, उसकी मदर है, वाइफ है, फादर है, चिल्ड्रन है, तो उस केस में उनकी देखभाल के लिए भी वो डिपेंडेंट बेनिफिट जो है ईएसआईसी प्रोवाइड करवाती है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। टेम्परेरी बेनिफिट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या होता है? टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट के केस में एम्प्लॉय किस टाइप का बेनिफिट प्रोवाइड करती है? अगर किसी एम्प्लॉय को टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है और सर्टिफाइड सर्जन उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, तो जब से वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट स्टार्ट हुआ है और जहां तक वो रिकवर होगा, ओके, जब तक वो रिकवर होगा उस पीरियड के दौरान जो ईएसआईसी है वो उसको वेजेस प्रोवाइड करवाएगी। कितना? उसके अर्निंग का 90%। ओके, 90%। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय 100 रुपये कमा रहा है तो 90 रुपये ईएसआईसी देगी उस रेस्ट पीरियड के दौरान, क्योंकि टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, टेम्परेरी इंजरी है। उस केस में वर्कर जो काम तो कर नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उसको खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसा कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती। वो पैसा कौन प्रोवाइड करवाता है? वो पैसा प्रोवाइड करवाती है ईएसआईसी प्रोवाइड करवाती है। ओके, ये होगा टेम्परेरी डिसेबलमेंट। अब परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में क्या होता है? परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में जो बेनिफिट है वो ईएसआईसी प्रोवाइड करवाती है। कितना तक का? 90%। सेम है 90% वेज तक का जो है वो ईएसआईसी से, जो इसकी अर्निंग कैपेसिटी है। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जैसे मान लो किसी बंदे की अर्निंग कैपेसिटी थी 100 रुपए, ओके, अब उसको हो गया परमानेंट डिसेबलमेंट, अब वो डिसेबल हो गया। उस केस में अब वो काम तो कर सकता है, मान लो कुछ थोड़ा बहुत काम तो कर सकता है, लेकिन वो काम करके कितना कमा सकता है? उसकी अर्निंग कैपेसिटी 50 रुपए तक गिर गई। ठीक है, तो इस अर्निंग कैपेसिटी का 90% जो है वो ईएसआईसी एम्प्लॉय को जो है वो प्रोवाइड करवाएगी उसको फॉर एवर। ओके, ये लेकिन उस केस में मेडिकल जो सर्जन है वो सर्टिफाइड करेगा, वो सर्टिफाइड करके देगा कि हाँ इस बंदे को परमानेंट डिसेबिलिटी है।
उस केस में ये वेजेस प्रोवाइड करवाएगी ईएसआईसी उसको। ओके, देन आगे आता है डिपेंडेंट्स। अब परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, कोई जार्डस प्रोसेस के ऊपर काम करता है, उसकी इंजरी हो गई, वो या फिर डेथ हो गई, या फिर इंजरी हो गई, डेथ हो गई, तो उस केस में उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जो फादर है, मदर है, उनकी देखभाल के लिए ईएसआईसी उनको हर महीने जितना बंदा वो कमा रहा था उसका 90% वेज है वो ईएसआईसी प्रोवाइड करवाती है। ओके, और ये भी चीज क्या करेगा, जो सर्टिफाइड सर्जन है वो उस चीज को सर्टिफाई करके देगा, तभी होगा। ओके, डिसेबलमेंट के बेनिफिट जो है ये होते हैं, टेम्परेरी डिसेबलमेंट होती है, परमानेंट डिसेबलमेंट होती है, और डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, सॉरी ये 5 नंबर स्लाइड है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। अच्छा, अदर बेनिफिट्स में हम देख लेते हैं कि कम जो ईएसआईसी है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस देती है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं अगर कोई जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ होती है, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन को मैंने पहले ही बताया था कि इंश्योर्ड पर्सन क्या होता है, वर्कर जो ईएसआईसी में कवर होता है उसको हम इंश्योर्ड पर्सन आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई वर्कर है जो इंश्योर्ड पर्सन है वो काम के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके फ्यूनरल, उसकी अंतिम क्रिया, अंतिम प्रोसेस, अंतिम क्रिया करने के लिए ईएसआईसी जो है वो 15,000 रुपए का अमाउंट प्रोवाइड करवाती है उनके डिपेंडेंट्स को, या फिर वो अंतिम क्रिया जो करने वाला है, जो सर्टिफाइड है, जो अंतिम क्रिया करने वाला है, उसको 15,000 रुपए उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस देती है, ताकि उस डिसीज्ड पर्सन का क्रियाक्रम किया जा सके। ओके, ये होता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आते हैं कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसको हम एक बार नीचे देख लेते हैं। कन्फाइनमेंट का मीनिंग होता है ईएसआईसी केस में, देखो कन्फाइनमेंट के बहुत से मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। एक जो अगर लॉ के केस में आप देखोगे तो कन्फाइनमेंट का मीनिंग होता है कारावास, लेकिन ईएसआईसी केस में कन्फाइनमेंट का मीनिंग मेडिकल के केस में अलग अलग होता है दोस्तों। कन्फाइनमेंट का मीनिंग होता है अ कन्फाइनमेंट इज ए पीरियड फॉर योर बॉडी टू रिकॉपरेट एंड रिकवर फ्रॉम चाइल्ड बर्थ। अगर कोई वुमेन है वो चाइल्ड को बर्थ देने वाली है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाली है, और उस दौरान मेडिकल जो सर्जन है उसको लगता है कि इस वुमेन को की बॉडी को काफ़ी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, और उसको रिकवर होने के लिए उसको कुछ मेडिकल वो जो है कैश एक्सपेंसेस है उसकी जरूरत है, तो वो लिख के देगा। उस केस में उसको कुछ बेनिफिट जो है वो ईएसआईसी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सो कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस वो होते हैं कि अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन जो वुमेन है वो मैटरनिटी लीव पे है, और उस दौरान जब वो बच्चे को डिलीवरी करने के दौरान अगर उसके साथ कुछ अनयूजुअली कुछ हादसा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसकी बॉडी को रिकवरी के लिए, उस बॉडी को रिकवरी के लिए क्या होती है, मेडिकल की जरूरत होती है, कि मेडिकल देखभाल की जरूरत होती है, कुछ खाने पीने की या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और जहाँ पे मेडिकल ईएसआईसी की मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती उस केस में ईएसआईसी उस जो वुमेन है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको 5,000 रुपए की ये कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो अपनी बॉडी को मेडिकल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा के उसको रिकवर किया जा सके। ओके, ये होते हैं कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस। दूसरा आता है लास्ट वन हमारा ओल्ड एज मेडिकल केयर। अच्छा, ओल्ड एज मेडिकल केयर का बेनिफिट क्या होता है, अब काफ़ी इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने पूरी जिंदगी कंपनी में काम किया, अब उसकी एज जो है वो रिटायरमेंट के ऊपर जा चुकी, ठीक है, अब वो रिटायरमेंट एज पे आ चुका, सुपरएनुएट होने वाला है, या वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे जाने वाला है, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट स्कीम के ऊपर के तहत रिटायर होने वाला है। उस केस में अब रिटायरमेंट तो हो गया, अब सरकारी नौकरी तो है नहीं कि सरकार जो है वो उसको पेंशन प्रोवाइड करवाएगी, नहीं। इस केस में ईएसआईसी जो है वो एम्प्लॉय को मेडिकल केयर फैसिलिटी देती है, ठीक है, मेडिकल केयर फैसिलिटी देती है, लेकिन उस केस में ना सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन को बल्कि उसकी स्पाउस को भी जो है मेडिकल फैसिलिटी जो है देती है। कोई बीमारी वगैरह कुछ होती है रिटायरमेंट के बाद तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन उस केस में
उसको जो है कुछ पैसे जो है कंट्रीब्यूट करने होते हैं ईएसआईसी में पर एनम। 120 रुपये पर ईयर ईएसआईसी में जमा करवाने पड़ते हैं। उसके बाद उसके साथ ही ये मेडिकल केयर जो है फैसिलिटी ये कंटिन्यू रहती है। तो ये आज की वीडियो में आज हमने ये कवर किया है पूरा मेडिकल जो ईएसआईसी के है जो बेनिफिट्स है, क्या क्या थे, क्या क्या बेनिफिट्स है, कब कब इनको ये कब कब यूजुअली कवर होते हैं। तो ये सारा पार्ट था कि मेडिकल जो बेनिफिट है वो फर्स्ट डे से कवर है, जो एक्सीडेंट केस है वो फर्स्ट डे से कवर है, सिकनेस का जो है वो 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है, मैटरनिटी लीव का जो है वो 70 डेज के कंट्रीब्यूशन के बाद स्टार्ट होता है। ऐसे ऐसे कुछ केसेस है, इस टाइप से आप मेडिकल बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी थी। आज मैं आप सभी के लिए इतना ये सारे जो बेनिफिट्स है इस ऐसे के ये मैंने आपके लिए कवर किए। जो कोई मेरे इस चैनल पे नया है और जो कोई एचआर में अपनी प्रोग्रेस अपना प्रोग्रेस जो करियर है वो बनाना चाहता है तो प्लीज़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वाली आने वाली वीडियोज में मैं कवर करने वाला हूँ कि बोनस पार्ट क्या होता है सैलरी का। देन उसके बाद हम कवर करेंगे एचआर डिफरेंट टाइप्स के थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारे बचे हुए हैं वो पार्ट हम कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।